Good evening. Welcome to my YouTube channel Physics Classes by प्रशांत सर। मेरे विशेष सेगमेंट विश्लेषण के नई कड़ी में मैं फिर से कोरोना संकट को लेकर आया हूँ। हम इसका गणित के आधार पे आज विश्लेषण करेंगे। तो पुनः एक बार स्वागत है मेरे विशेष सेगमेंट विश्लेषण में। आज हम ये समझेंगे कि कोरोना संकट को समझने में इसका स्प्रेड की गणित किस तरह से फैल रहा है, इसके गणित स्प्रेडिंग के गणित को हम गणित के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, इसमें R0 फैक्टर क्या है और इसको संकट से निकलने में मैथ्स या गणित जो है हमें किस तरह से सहायता कर सकता है। तो आज का हम ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं। ये लगभग रोज का ही ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया है। हम लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि कोरोना संक्रमण धीरे-धीरे लगातार जो है बढ़ रहा है और अब तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज का हम ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं। पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ 42 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। लगभग 6 लाख लोगों का मृत्यु हो चुका है और लेकिन एक अच्छी बात ये है कि करीब 84 लाख लोग इस संकट से उबर चुके हैं। जहाँ तक भारत की बात है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में भी जो है पूरे भारत का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं बचा है जहाँ ये संकट नहीं है। दमन द्वीप में बहुत दिन तक नहीं था, लेकिन अभी भी वहाँ पे लगभग 300 केसेस एक्टिव केसेस हो गए हैं और इंडिया का हर एक स्टेट इससे बहुत ही ज़्यादा संक्रमित है। यहाँ आज की डेट में कंफर्म केसेस 10,38,716 है। 26,273 लोगों का दुर्भाग्यजनक ढंग से मृत्यु हो चुका है और 3,58,000 केसेस अभी भी जो है एक्टिव केसेस हैं। अच्छी बात यही है कि 6,53,000 से ज़्यादा लोग अब जो है इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जहां 23 मार्च को मात्र 3 केस थे केरल में, अब वो बढ़ते हुए इस ग्राफ में जुलाई 13 तक का दिया हुआ है। ये करीब-करीब जो है 10 लाख के आसपास जो है पहुंच गया है। लगभग 6 महीने हम ये मान के चलते हैं, 3 केसेस से बढ़ कर के 10 लाख केसेस हो गया है। आरंभ में कुछ स्टेट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला में ये बहुत ज़्यादा था। ये रिपोर्ट जो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब धीरे-धीरे यहाँ कुछ कम हो गया है। नए सेंटर जैसे तेलंगाना, कर्नाटका आदि जो है, गुजरात जो है, कर्नाटका अब जो है गुजरात के बाद 4th वर्स्ट स्टेट है। महाराष्ट्र और दिल्ली तो है ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है ये गुजरात जो है 4th वर्स्ट स्टेट है और नए कोरोना एपिडेमिक सेंटर के रूप में, न्यू हॉटस्पॉट के रूप में बेंगलुरु और हैदराबाद सामने आ रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बेंगलुरु में जहाँ सिर्फ 1 महीने पहले सिर्फ 500 केसेस थे, अब वहाँ एक्टिव केसेस जो है वहाँ जो है टोटल 27,000 केसेस हो गए हैं और जिसमें से 20,000 केसेस से ज़्यादा एक्टिव है। चेन्नई में 83,377 केसेस हैं, उसमें से 15,000 केसेस एक्टिव है। कलकत्ता जैसे जगह पे भी जो है 10,000 एक्टिव केसेस हैं और उसमें भी जो है 40% से ज़्यादा 40% एक्टिव केसेस है। 10,000 केसेस जो है वो एक्टिव केसेस की संख्या है। मतलब हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है ये स्थिति बनी हुई है। हर जगह जो है कोरोना जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। ये एपिडेमिक ऐसा एपिडेमिक है जो हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या हम समझे कि अब हमें शेष जीवन जो है इसी एपिडेमिक के डर के नीचे, इसी इससे जो है बचते हुए क्या गुजारना पड़ेगा? लॉकडाउन के बीच में गुजारना पड़ेगा? हम इसी बात का जो है आज चर्चा करेंगे। देखिए, कोरोना संक्रमण में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उसको कहते हैं R0 फैक्टर। इसको फुल फॉर्म में कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्डर या रिप्रोडक्शन फैक्टर। मैं इसको सरल भाषा में समझाना चाहूँगा कि ये क्या है। हम इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति
अपने संक्रमण के समय पूरे जितने देर वो बीमार रहता है, एवरेज जितने व्यक्तियों को संक्रमित करता है, उसे हम लोग कहते हैं आरओ फैक्टर। अगर ये आरओ 1 से कम होता है, तो संक्रमण फैलता नहीं है और धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अगर 1 के बराबर होता है, तो लगभग जो है ये कंटीन्यूअस जो है चलते रहता है। लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा होता है, तो हम देखेंगे कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 2 से ज़्यादा अगर 3 या 4 होता है, तो ये फिर तो कुछ कहना ही नहीं। मद्रास के मैथमेटिकल सोसाइटी ने इसका जो है आरओ फैक्टर की गणना की है और फिर कुछ रिपोर्ट्स दिया है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि अ, दिल्ली में दिल्ली में अभी जो है संक्रमण की दर कम हो रही है, उसका कारण क्या है? दिल्ली में 1.22 आरओ फैक्टर था, उससे घट करके अभी जो है 1.13 हो गया है। इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम के अनुसार जो है आप देख रहे हैं कि दिल्ली एक्टिव कोविड केसेस अमंग लोएस्ट इन द टॉप टॉप अफेक्टेड सिटी। इसका क्या असर हुआ? आरओ फैक्टर कम हो जाने से जो है, जो दिल्ली जो है शुरू में बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा था, अब टॉप अफेक्टेड सिटीज़ में जो है वो लोएस्ट में आ गया। टॉप अफेक्टेड सिटी जैसे महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, इसमें जो है ये सबसे लोएस्ट स्तर पे आ गया है। द प्रिंट के अनुसार जो है तेलंगाना हाईएस्ट कोविड रेट आर जो है 1.69 है। इसी के लिए जो है जहाँ की पूरे भारत में 1.11 है, अभी जो है ये 1.69 है। इंडिया आर वैल्यू इंक्रीजेस फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स। 3 महीने में अभी जैसे ही जो है आपने देखा होगा कि जैसे ही जून में रीओपन हुआ, भारत जो है रीओपन हुआ, तो ये 1.11 से बढ़ कर के 1.19 हो गया। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा अभी मैं इसको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। द वेयर द आर वैल्यू डिप्ड, कहाँ जो है ये कम हुआ? दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आर वैल्यू डिक्रीजेस, ये कम होना शुरू हुआ। Daily growth cases now sub-exponential at the more or less the same value as opposed to R 1.26 last week. अब देखिए तेलंगाना जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेट था 1.69, वो भी घट करके 1.65 हो गया। आंध्र प्रदेश में जो है में 1.34 था, वो भी 1.32 हो गया। हरियाणा 1.56 था, ये जो है घट करके 1 से भी नीचे चला गया है। हम आरओ वैल्यूज़, आरओ फैक्टर को समझने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ़िक्स दिखाया है। मान लीजिए कोई शहर ए है, वहाँ पे एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ़ एक को संक्रमित करता है, जो संक्रमित व्यक्ति है, वो एक को ही संक्रमित करता है पूरे अपने रोग के लाइफ़ स्पैन के बीच में जितने दिन तक वो उसमें कोरोना इफ़ेक्टिव रहता है, उसमें सिर्फ़ एक व्यक्ति को संक्रमित करता है। तो हम देखेंगे कि पहला व्यक्ति दूसरे को संक्रमित करता है, उसका संक्रमण मान लीजिए जो है वो खत्म हो जाता है, दूसरे को नहीं और तीसरे को नहीं संक्रमित करता है। वो फिर चौथे को संक्रमित करता है, इस तरह से बढ़ते हुए आखिर के 10 दिनों में सिर्फ संक्रमण की संख्या क्या होती है? 10 होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसी की जगह अगर 2 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट डे के बाद दूसरे दिन जब कोई ऐसा बी कोई शहर है, जहाँ एक व्यक्ति संक्रमण होने के बाद वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। दूसरा व्यक्ति 4 व्यक्ति को संक्रमित करता है, 8 व्यक्ति को संक्रमित करता है। इस तरह से एक गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ते हुए 10वें दिन कुल संक्रमण जो है 10वें दिन संक्रमण 516 व्यक्ति को संक्रमित कर चुका रहता है और टोटल जो है 1 से लेकर 10 दिन तक, जहाँ सिर्फ 1 जब था तो 10 था, उसके जगह 1023 व्यक्ति जो है संक्रमित हो जाते हैं। और क्या होगा अगर ये 2 से अधिक होगा? इसको जो है मैंने दिखाया है, देखिए कि एक व्यक्ति जो है पहले जो है 3 व्यक्ति को संक्रमित किया, फिर 3 व्यक्ति जो है 9 व्यक्ति को संक्रमित किए, 9 व्यक्ति जो है 27 व्यक्ति को संक्रमित किए। इस तरह जो है संक्रमण बढ़ते गया, तो 10वें दिन जाकर के 88,559 व्यक्ति संक्रमित हो जाएँगे। अगर 2 से 3 अगर हो जाता है तो सोच लीजिए 88,559 व्यक्ति संक्रमित हो जाएँगे। यही अगर हमने इस चेन में से सिर्फ शुरू के एक व्यक्ति का चेन को तोड़ दिया, ऊपर का एक व्यक्ति का जो है 3 व्यक्ति जो थे, एक व्यक्ति जो है 3 व्यक्ति को संक्रमित कर रहा था, उसे उस चेन को अगर हमने तोड़ दिया, तो 88,559 की जगह जो है 68,886 व्यक्ति हो जाएँगे, एक चेन को तोड़ने से। और दूसरा चेन तोड़ देंगे तो और भी कम हो जाएगा, और अगर शुरू में जो है
और एक चेन को तोड़ देंगे तो 19,683 व्यक्ति बचेंगे। कहने का मतलब है ये आरओ फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1 है, 2 है या 3 है, कितना है? अगर 1 से सिर्फ 2 आर ज़ीरो फैक्टर अगर बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा जो है संक्रमण की दर जो है किस तरीके से बढ़ता है। मैंने शुरू में ही बताया कि गुणोत्तर श्रेणी में ये बढ़ रहा है। तो फिर हमारे पास उपाय क्या है? जैसा कि हम इसे किस तरह से रोक सकते हैं? क्या हमें ऐसे ही चलेगा? क्या इसके पीछे उपाय नहीं है कुछ? तो गणित ही हमें इसका उपाय भी बताता है कि अगर हम बीच की किसी भी कड़ी को तोड़ दें, तो फिर जो है हमारा संक्रमण का दर स्वयं खत्म हो जाएगा। तो अब ये कड़ी कैसे टूटेगा? इसका भी जवाब जो है हमारे पास है। 2 तरीके से कड़ी को तोड़ा जा सकता है। पहला सरकारी स्तर पे और दूसरा हम स्वयं अपने स्तर पे। सरकार क्या कर सकती है? देखिए चाइना, जापान और न्यूज़ीलैंड ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को बहुत अच्छे ढंग से जो है हैंडल किया और अभी जो है वहाँ संकट कम है, काफ़ी कम है। इसी तरह से ब्राज़ील और अमेरिका ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ आप देख रहे हैं संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं चाइना का उदाहरण देना चाहूँगा। उसने क्या किया? पूरी तरह से जो शहर को वुहान शहर जहाँ सबसे पहले पाया गया था, वहाँ पूरी तरह से उसको लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करके जो है उसको बाहर नहीं निकलने दिया। किसी भी व्यक्ति को जो है बाहर नहीं निकलने दिया। अगर कोई व्यक्ति अगर बाहर जाना चाह रहा था तो उसको पूरी तरह से टेस्ट करके कोरोना मुक्त है कि नहीं इसको जानने के बाद ही बाहर किया गया। और उसने टेस्ट को बढ़ाया। टेस्ट जो भी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी शक था उसको जो है टेस्ट किया और टेस्ट करके उसको आइसोलेट किया। वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, शासन बहुत ही कड़ा है, इसलिए लोगों ने भी डिसिप्लिन को माना और वहाँ जो है काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हुआ। दूसरी जगह न्यूज़ीलैंड। अब न्यूज़ीलैंड में देखें उन्होंने अपने वहाँ पहले केस कम था, जब केस कम था तो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। इस तरह से जो है 1 से 3, 3 से 9 ये नहीं हो पाया। बाहर से जो भी व्यक्ति आए उसको एयरपोर्ट पे ही रोक करके उसकी प्रॉपर टेस्टिंग किया गया। समाज में मिलने के पहले प्रॉपर टेस्टिंग किया गया और टेस्टिंग करने के बाद जो भी व्यक्ति ऐसे संक्रमित पाए गए उनको आइसोलेट किया गया। तो इस तरह से ये जो चेन है नहीं फैल पाया, आर ज़ीरो फैक्टर वहाँ कम रहा। तो ये 2 कंट्री ने इसी तरह से जो है इसको नियंत्रित किया। हम भी चाहे तो यही कर सकते हैं। मान लिया जाए कोई भी एक शहर में अगर जितने व्यक्ति जो है टेस्ट की संख्या को बढ़ा करके जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, उसको आइसोलेट कर दिया जाए और आइसोलेट करने के बाद उसको और फैलने नहीं दिया जाए। तो ये जो आर फैक्टर है वो अपने आप कम हो जाएगा, संक्रमण की दर कम हो जाएगी। और बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, सड़क के रास्ते पे ही जो है उनको रोक करके उनका प्रॉपर टेस्टिंग की हो कर सकते हैं और करके जो है उनको जब वापस जो है समाज में भेजेंगे तो ऐसे ही स्थिति में जो है कोरोना की दर घट जाएगी। छत्तीसगढ़ में यही काम किया जा रहा है, यहाँ प्रॉपर टेस्टिंग किया जा रहा है और टेस्टिंग करके इसको जो है व्यक्ति का सही-सही जो है उसको हेल्थ को चेक किया जा रहा है और अगर वो सही पाया जा रहा है तभी जो है उसको कोई भी अपना काम या समाज में जाने दिया जा रहा है। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश संख्या कम है। यहाँ भी आर फैक्टर जो है आर ज़ीरो फैक्टर कम है। तीसरा जापान का हम उदाहरण ले सकते हैं। जापान में लोग बहुत ही डिसिप्लिन है। जो भी गाइडलाइंस दिया जाता है उसको जापानी पीपल बहुत ही अच्छे ढंग से मानते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल के द्वारा वहाँ जो है नियंत्रित किया गया और वहाँ लॉकडाउन बहुत सख्त नहीं था, लेकिन लोग जो है इतने अच्छे से डिसिप्लिन थे कि उन्होंने जो भी लॉकडाउन के गाइडलाइंस थे उसको जो है पालन किया और ये जो आर फैक्टर को बढ़ने ही नहीं दिया। इस तरह से वहाँ पे भी जो है कोरोना काफ़ी कुछ नियंत्रण में है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। अब देखिए हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। तो अपने स्तर पे सबसे पहला ये है कि स्टे एट होम। अगर आपको कोई काम नहीं है, आपका घर जो है सबसे अच्छा कोरोना से शेल्टर प्रदान करता है क्योंकि आप दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, आपके घर में कोई संक्रमित नहीं है, तो आपका घर जो है सबसे अच्छा आपको शील्ड प्रदान करता है और आप जो है घर में रहें, अति आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना निकलें। तो पहला तो स्टे एट होम। दूसरा हमारे पास अगर आपको बाहर निकलना आवश्यक हो तो सबसे प्रमुख है मास्क लगा के निकलना। आप कहोगे मास्क लगाने से क्या होगा? उसमें तो बहुत सारे वायरस जा सकते हैं, बहुत सारे ये हो सकते हैं। देखिए, सामान्य जो है हम लोग
मुख्य रूप से जो व्यक्ति जो है हम लोग जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो कपड़े का बना हुआ सामान्य मास्क है या लोग ओढ़नी को या फिर जो है चादर को या फिर तौलिए से जो है अपना मुँह ढक रहे हैं। देखिए ऐसा कोई भी मास्क जिसमें 2 से 3 लेयर है, ये लगभग 60% इफ़ेक्टिव होता है। अर्थात अगर आपके तरफ 100 कोरोना वायरस आ रहा है तो उसमें 60 को रोक देता है। याद रखिए आपको संक्रमित करने के लिए कम से कम 1000, ये पहले इसमें मैंने बताया भी था कि 1000 से 10,000 वायरस की आवश्यकता होती है। अगर उससे कम होगा तो आप या तो संक्रमित नहीं होंगे या अगर संक्रमित होंगे भी तो आपके ऊपर रोग के लक्षण बहुत ही कम होंगे और आपको हो सकता है कि बिना आपका टेस्ट हुए या बिना आपके जाने ही वो ठीक भी हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो दूसरे को भी सुरक्षित रख रहे हैं और साथ ही साथ आप अपनी स्वयं भी सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए मास्क को जो है ज़रूर उपयोग करें। अगर कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि उसको नित्य रोज़ जो है निश्चित रूप से उसको धो करके, सुखा करके जो है आप उसका उपयोग कीजिए। जैसे आप बाकी सब अन्य कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से मास्क को भी जो है आपके डेली ड्रेस का जो है एक अनिवार्य अंग जो है बना लीजिए, तभी जो है आप सुरक्षित रह सकते हैं। तीसरा, अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो जहाँ भीड़-भाड़ वाली जगह है, शादी-ब्याह में, पार्टीज़ में, आप अभी जाना थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। अगर कहीं जा भी रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए क्योंकि 2 मीटर की दूरी जो है, वो कोरोना के बड़े अगर कोई छींकता है, तो जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो लगभग 2 मीटर दूर तक जाते हैं। उसके बाद जो है, वो पृथ्वी पे गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई छींकता है या खाँसता है, तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग जो है, आपको उससे जो है उस कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ज़रूरी ये है और आखिरी जहाँ से भी आप घर वापस आते हैं, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आप हाथ-मुँह धो लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, हाथ साबुन से धो लीजिए और धोने के बाद ही आप घर में प्रवेश कीजिए। जूते-चप्पल बाहर रखिए, ये सारी चीज़ आप लोग सभी जान रहे हैं, तो आप इससे जो है अपना बचाव कर सकते हैं। तो 4 महामंत्र, स्टे होम, मास्क यूज़ करें, कीप योर डिस्टेंस एंड हैंड वॉशिंग, अगर ये 4 जो है आप महामंत्र को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो है आप कोरोना संकट से निश्चित रूप से आप बचे रह सकते हैं। तो शासन अपना काम तो कर ही रहा है। हम आशा करते हैं कि हम अपना काम करेंगे और काम करके कोरोना संकट से हम अपने आप को भी बचाएँगे और हमारे समाज को भी बचाएँगे, हमारे परिवार को भी बचाएँगे। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के समय में जो है अच्छे खुश रहिए क्योंकि थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो निश्चित रूप से खुश रहेंगे और मेरा चैनल देखते रहिए, आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ नित्य नई-नई मिलती रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके पास नई-नई जानकारियाँ लेकर आता रहूँ। तो थैंक you for listening and seeing my video.